Well, I'm at Triveni Gallery at Triveni Kala Sangam, Delhi, and this is the space. This is the scenic beauty you can see. This is the surrounding you have. There's the open air theater. It's the open air auditorium basically, and it's preparing itself for something. And you have the open air canteen over there. There's a canteen over there. People are standing over there, and we are going to enter Triveni Gallery and see the new exhibition. So let's go inside and find out. Bijak by Rashmi Singh. Art Keeper is going to cover this exhibition today. Supported by Raza Foundation.
Well, I'm here at त्रिवेणी गैलरी विथ रजनीश, और आज रजनीश से बात किया जाएगा इनके एग्जीबिशन के बारे में। रजनीश, पहले आपके एग्जीबिशन का टाइटल और टाइटल यही क्यों चुना, पहले ये बताइए। हेलो, मेरा नाम रजनीश है और इस एग्जीबिशन का टाइटल है बीजक। बीजक जी, बीजक टाइटल मैंने दिया इसलिए क्योंकि जो मेरे काम का पैटर्न है, जो सारी चीज़ें हैं, उसमें जो छोटे छोटे मैं एलिमेंट्स लेके आता हूँ जी, वो मैं जो तालाब है, ये सब चीज़ें हैं, खेत है, मिट्टी है जी, उसके जो टेक्सचर्स आते हैं उसको लेके मैं काम करता हूँ जी। तो इसलिए उसका टाइटल मैंने रखा बीजक। ओके। और बीजक टाइटल रखने का एक कारण और है कि कबीर की एक किताब है कबीरगंज की, कि उसमें बीजक नाम से एक है जिसमें रमैनी और सबद दो तरीके की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं जी, जिसमें बीजक का अर्थ होता है गड़ा हुआ खजाना। अच्छा, हिडन ट्रेजर। या ओके। गड़ा हुआ खजाना, गड़ा हुआ खजाना जैसे पहले के समय में बैंक नहीं होते थे, जी, कुछ नहीं होता था, जी। तो सभी लोग एक दूसरे को कोड बता के रखते थे कि मैं खजाना वहाँ गाड़ के रखा हूँ कि मैं न रहूँ तो आप उसको हाँ ले लेना, क्योंकि वो एक दो लोग को पता होता था, सबको पता नहीं होता था जी। और इसमें बीजक का मतलब हुआ कि आत्मज्ञान, अंदर का खजाना। अच्छा, अंदर का खजाना उसको कैसे आपके जीवन का खजाना या आपके जीवन के मतलब आपके अंदर अपने सोल का अपने सोल का खजाना। ओके। तो ओके। इसलिए और बीजक जो है वो बहुत ही स्वतंत्रता देता है, कहीं बांधता नहीं है और हर एक चीज को परखने के लिए बोलता है। ओके। कि यही चीज क्यों, अगर जैसे एक वो निर्गुण है बीजक। ओके। ओके। निर्गुण है और वहाँ पे वो किसी चीज़ को जैसे आप बोले कुछ कि ये चीज़ ऐसे है तो ये ऐसे क्यों है, उस पर मैं प्रश्न करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जैसे मैं वो स्वतंत्रता है कि मैं अपने तरीके से जीऊँ, अपने तरह से चित्र बनाऊँ, ये स्वतंत्रता मुझे बीजक ने दिया, इसलिए मैंने बीजक टाइटल रखा। बीजक टाइटल रखा। अच्छा, आपको मैं कुछ आपके पीछे ले जाऊंगा, आपकी हिस्ट्री में ले जाऊंगा, जहाँ से जिसे कहेंगे फ्लैशबैक। जी जी। आपकी कॉलेज, आपकी पढ़ाई कहाँ से की आपने? और जी जी, मैंने BFA किया है वर्धमान से, वर्धमान आर्ट कॉलेज से, बंगाल से, पश्चिम बंगाल से। ओके। और वहाँ पे मैं 4 साल पढ़ाई किया और वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त पेंटिंग में जी पेंटिंग में। ओके। और वहाँ पे पढ़ाई करते वक्त मैंने 4 साल पहला साल तो फाउंडेशन था, तो फाउंडेशन में तो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, सभी चीज़ें सिखाई जाती हैं, चीज़ें सिखाई जाती जी। हैं। लेकिन जब सेकेंड ईयर आता है तो आपको कुछ चीज़ें अपनी लेनी पड़ती हैं कॉलेज में। बिल्कुल। तो मैंने पेंटिंग लिया, फिर पेंटिंग में लेने के बाद मैं वहाँ पे स्टडी करने जाता था, तो गुड़पट्टी नाम की एक जगह थी मार्केट, वहाँ पे गुड़ आता था। अच्छा। तो कंटेनर्स आते थे वहाँ पे पूरे देश से, जी जी जी, कई जगह से कंटेनर्स आते थे। हाँ। और वहाँ पे उतरता था और वहाँ पे लेबर्स थे बहुत सारे, ओके। जो यूपी, बिहार और अन्य जगह से आके काम करते थे। बिल्कुल। तो मैंने 3 साल कंटेनर सीरीज पे काम किया। अच्छा, गुड़ को लेके, कंटेनर्स को लेके, मतलब आपको जो लोकल वहीं पे दिखाई दिया, आपने जो ऑब्जर्व किया, आपने उसी संदर्भ पे आपने काम किया। जी।
ओके। उस पे काम किया और लेबर्स की फीलिंग को समझा, उनके दर्द को, उनके प्रॉब्लम्स को, क्यों रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो उस पे मैंने एक 4 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मूवी भी बनाई थी। ओके। उसको आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है, गुरपट्टी नाम से। गुरपट्टी नाम से? यस। किसी चैनल में, कोई पर्टिकुलर चैनल में सिर्फ यूट्यूब गुरपट्टी पे के नाम बस से? गुरपट्टी के नाम से। तो मतलब इसे- आपका जो इमीडिएट सराउंडिंग जो था, जी। आपको जो इमीडिएट सराउंडिंग दिखाई दिया स्टूडेंट लाइफ में, आपने उस पर स्टडी किया, हमने- आपने उसी को लिया, आपने उसी पे काम किया। जी। एक्सीलेंट। और उसके बाद से मैं फिर मास्टर्स करने खैरागढ़ आया, छत्तीसगढ़। उसके बाद से जब मैं छत्तीसगढ़ आया तो अचानक से वो सारी चीज़ें गायब हो गई हाँ, मेरे हाँ। आसपास से, जी। क्योंकि जब मैं उनके बीच में रहता था तो मुझे तकलीफ नहीं होती थी ढूंढने में कोई चीज़। एक हाँ, हाँ। एक हमारा एक रिलेशन बन गया था। जी। लेकिन जब मैं 500-600 किलोमीटर दूर आ गया वहाँ से हाँ, हाँ। मास्टर्स के लिए, और जी। जगह चेंज, लैंडस्केप चेंज, बोली चेंज, खाना पीना, हर एक चीज़ बिल्कुल। एकदम से बदल गया। नई जगह, बिल्कुल। तो मैं दोबारा जब वही चीज़ कर रहा था तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैं बनावटी कर रहा हूँ अब। ना मैं उन लेबर से मिल रहा हूँ, जी। ना उस कंटेनर से मेरा कोई बातचीत है, बिल्कुल। ना उस सुगंध, एक सुगंध बोलेंगे कि दुर्गंध बोलेंगे पता नहीं, बट मेरे लिए वो सुगंध था, उस गुड़पट्टी का जो बिल्कुल, महक था। बिल्कुल। तो कुछ नहीं था खैरागढ़ में। तो मुझे लगा कि अब मैं बनावटी नहीं कर सकता, जबकि मैंने 1-2 काम किए, लेकिन मुझे उस फील के साथ मुझे लग रहा था मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ। जी। तो फिर मैंने लैंडस्केप पे काम किया खैरागढ़ में, वहाँ की लाल मिट्टी पे काम किया और ये सब चीज़ें पे काम किया। पहले मैं रियलिस्टिक करता था, रियलिस्टिक से अब मैं सेमी रियलिस्टिक की तरफ आने लगा ओके। कि और ये आपका खैरागढ़ में शुरू हुआ ये चीज़, जी हाँ, जर्नी? जी। ओके। तो वहाँ पे मैं काम करता गया, लेकिन हाँ मैं संतुष्ट नहीं था तभी। मतलब ढूंढ रहा था कुछ मिले, लेकिन नहीं मिल रहा था खैरागढ़ में, कि वहाँ का जैसे वर्धमान में मुझे मिल गया था कि एक रिलेशन बन गया था, लेकिन खैरागढ़ में मैं नहीं बना पा रहा था ओके। काम को लेके। लेकिन करते करते मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलनी शुरू हुई, तब तक मेरे मास्टर्स खत्म हो गए और ओके। मैं फिर दिल्ली की तरफ आ गया। ओके। और कौन से साल आप दिल्ली, कौन से साल मतलब? 2015 में दिल्ली आया मैं। ओके। और आपका मास्टर्स कब खत्म हुआ? 2015 में। में, जी। अच्छा, उससे इमीडिएटली आप यहाँ पे दिल्ली में तुरंत आए? मैं दिल्ली आ गया। जी। क्योंकि मुझे लगा कि दिल्ली रहना बेहतर होगा, क्योंकि हर जगह से लोग, कोई बोला जीने के लिए और सर्वाइव करने के लिए। दिल्ली मुझे बेटर लगा। ओके। तो मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली आने के बाद मैं बहुत सारे लोगों से मिला, देखा चीज़ों को। ये मेरे लिए बहुत नई जगह से, क्योंकि हम बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो बंगाल अलग एकदम से भाषा, खैरागढ़ अलग, दिल्ली अलग। खैरागढ़ अलग, और दिल्ली एकदम से जैसे लगा मैं समुद्र में आ गया। अब यहाँ पे कैसे मैं सरवाइव करूँगा, क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, धीरे धीरे उसमें काम भी मुझे ढूंढना था कि क्या काम करूँ। जी।
तो एकदम से मतलब कंटेनर से लैंडस्केप पे, फिर मुझे लगा कि अब मैं कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे दिक्कत ना हो काम करने में। तो मैं अपने सोल की तरफ गया, अपने गांव की तरफ गया, कि अपनी मिट्टी की तरफ गए अपने आप। मिट्टी की तरफ। मिट्टी तो मेरी पूरे भारतवर्ष और है, भारत लेकिन जहाँ पे मेरा बॉर्न है, पैदा हुआ हूँ मैं, जी। मुझे लगा कि अब मुझे उसको पकड़ना चाहिए। हाँ 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 तो बिल्कुल। मैं फिर वापस गया और सारी चीज़ों पे रिसर्च किया, और वो मतलब स्वतंत्रता, मुझे लगा कि अब मुझे एब्स्ट्रैक्शन, मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं बोलता हूँ, पता नहीं लोग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, लेकिन मैं देखता ही ऐसे हूँ, मैं फील ही ऐसे करता हूँ। आप अपने काम को, मैं इस सवाल पे आने वाला था, वैसे ही आपने उठा दिया, अच्छी बात है। आप इसे एब्स्ट्रक्शन कहते हैं या नहीं कहते हैं? मैं नहीं कहता हूँ, मैं नहीं कह पाता। आप इसको फॉर्म में लाते हैं, क्योंकि देखिए आपके काम में भी प्योर एब्स्ट्रक्शन नहीं है, नहीं है, इसमें भी फॉर्म्स हैं। बिल्कुल है। डाइल्यूटेड हो सकता है, डिसॉल्व्ड हो सकता है, लेकिन आपके यहाँ पे भी काम में फॉर्म है, तो आपके फॉर्म से ही आप काम कर रहे हैं। जी जी जी, जी। तो आप इसको किस तरह से, आपकी परिभाषा क्या होगी आपकी? मेरी परिभाषा ये है इसमें कि मैं जो सारे काम करता हूँ जी, वो मैं देखता ही, मतलब आप भी अगर उतने गहराई में मीन्स उतने करीब से देखें तो आपको ये जो फॉर्म है ना, सब दिखेगा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टेक्सचर देखिए, जमीन पे, खेतों में देखिए, पानी में देखिए, हर जगह देखिए जी। आप पूरे अच्छे से। लोग मुझसे पूछते हैं कहाँ से किया, तो मुझे लगता है कि चलो बताना भी जरूरी है लोगों को, लेकिन अगर हाँ, कोई हाँ। ऐसा इंसान आता है जो कुछ नहीं पूछता, वो अपने आप, कुछ लोग ही होते हैं जो समझ जाते हैं, हाँ, हाँ। क्योंकि सारी चीजें सामने हैं। हाँ हाँ मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट, तो मैं बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ एब्स्ट्रैक्शन को, कि वो अमूर्तन जो होता है मैं उसका बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मैं अभी पता नहीं कभी करूँ कि ना करूँ, लेकिन मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलता हूँ। ये मुझे ऐसे ही एज इट इज दिखता ही ऐसे है। मुझे जो दिखता है, मैं हाँ एक चीज़ ये करता हूँ कि मैं अपने तरह से कंपोजिशन डेवलप करता हूँ, अपने तरह से जी। चीज़ों को रखता हूँ कैनवास पे, पेपर पे। बाकी कुछ नहीं, सारी चीज़ें सामने हैं, आप देखिए, आंखें खोलिए, सब दिखेगा। ओके। यहाँ पे अलग अलग जगह पे आपका रहा, पहले आप बंगाल में रहे, फिर आप खैरागढ़ में रहे, फिर दिल्ली में रहे। क्या इन जगहों पे रहने का प्रभाव आपके काम पे है? बिल्कुल है, बिल्कुल इसलिए है क्योंकि बीएफए जब मैं कर रहा था तो उस समय बंगाल, देखिए बंगाल का एक अपना कल्चर है, मीन्स वहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक बेस, मतलब स्टडी बेस वर्क कराते हैं। जी जी। तो वो है। फिर खैरागढ़ का अपना है कि वहाँ पे फ्रीडम है बहुत, आप जो चाहे कर सकते हो। और अभी जो मैं कर रहा हूँ अपना कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हुआ है कि जब मैं बंगाल में था जी, तो जो चीज़ें सीखी खैरागढ़ में, जो चीज़ आज जो मेरे अंदर संयम है, शक्ति है, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें कर पाता हूँ जी, वो बंगाल की भी देन है, खैरागढ़ की भी देन है, और इन सब चीज़ों का देन सारा मिक्सअप होके मैं आज एक काम कर पाता हूँ। वो उसका बहुत बड़ा देन है। बंगाल तो मेरी एक तरह से कर्म भूमि रही है, शुरुआत रही है आपकी। जन्मभूमि मेरी कुछ है, कर्म भूमि बंगाल को मैं अपना दूसरा घर बोलता हूँ। जी। कभी घर से आपको किसी तरह की परेशानी फेस करना पड़ा कि आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं? क्या उसका सपोर्ट या उस तरह का सपोर्ट बेस आपके घर पे था कि माँ बाप ने, माँ और पिताजी ने सोच लिया कि नहीं बेटा आज आर्टिस्ट बनना चाहता है, चलो इसको सपोर्ट करें, नहीं, या कुछ और था उनका सपना और आप कुछ और करना चाहते थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। अच्छा, क्रिकेटर। हाँ, मैं क्रिकेट खेलूंगा 12th तक, ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा, मैं कलाकार बनूंगा। तो मतलब आप मतलब एक्चुअली स्कूल लेवल में भी खेलते थे, स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में? कॉलेज में मैं जब कॉलेज लेवल में भी बीएफए कर रहा था तो मैं अपने कॉलेज का कप्तान था क्रिकेट में। अच्छा, कैप्टन था, तो मुझे क्रिकेट से लगाव रहा। हाँ, हाँ, लेकिन बिल्कुल। मैं कलाकार बनने का तो सच बताऊं कभी उस तरह से सोचा भी नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगा। लेकिन मुझे बीएफए के बारे में जब पता चला तो मुझे एक्चुअली क्या है, कलाकार बनना मतलब बीएफए किया और मुझे मजा इस बात का आता है इस फील्ड में। अब तो चीज़ें बहुत बदल गई, अब तो मैं अलग तरह से सोचने लगा हूँ, लेकिन पहले मजा इसलिए आता था कि इसमें कोई बंधन नहीं है। मैं क्रिएटिव चीज़, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ, जिससे चाहूँ मिल सकता हूँ। अलग अलग लोगों से मिलता था, अलग अलग चीज़ें करता था। घूमने का शौक है तो घूमने को मिलता था, ये सारी चीज़ें करता था। इसमें कोई बंधन नहीं है, बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, अब मान लीजिए जैसे यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के होते हैं, उनको अब सब तो आईएएस नहीं बन पाते हैं, नहीं। कोई आईपीएस बनता है, कोई उससे नीचे कोई आईएफएस बन जाता है। लेकिन जो आईएएस बनता है उसमें क्या होता है कि वो
बहुत सारे फ्रीडम है, वो बहुत तरीके से इंजॉय कर सकते हैं अपने सर्विस को। हाँ हाँ। तो मैं उस तरह से आर्ट फील्ड को भी देखता हूँ कि आर्ट फील्ड में मैं बहुत तरीके से बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय कर सकता हूँ। वो स्वतंत्रता मुझे है इस फील्ड में। मतलब मुझे आपकी खुद की परिभाषा होगी, आपकी खुद की दुनिया होगी, सपने आपके होंगे और सारा कुछ आपका होगा। मैं देखिए ना, इसमें क्या, जॉब करने वाले जॉब करते हैं जी, डिजाइन करने वाले डिजाइन करते हैं जी, मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, हाँ, कर रहा हूँ, और इसमें और कितनी दूर तक जाया जा सकता है, अथाह है। हाँ, ये स्वतंत्रता है, इन्फिनिट, इसका कोई एंड तो है नहीं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते। तो मुझे सबसे ज्यादा शुरू में ये अच्छा लगा कि इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आनंद, हाँ, अनंत तक जा सकता हूँ। ये आनंद मुझे आता था, लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ों को समझता गया तो एक जिम्मेदारी का एहसास भी होने लगा कि नहीं, कला के लिए भी कुछ करना है, कला के क्षेत्र में भी कुछ करना है। वो धीरे धीरे हुआ डेवलप। किताबें पढ़ा, लोगों से मिला, कुछ बुद्धिजीवी वर्ग हैं, बुद्धिजीवी बोले तो जो थोड़े समझदार हैं, जो जानते हैं, तो उनसे मिला। तो धीरे धीरे संवेदन जो होता है, संवेदनशीलता जो होती है, वो बढ़ती गई मेरे कला को लेके। और तब पहले तो मैं बहुत मजे लेता था, लेकिन अब भी मैं मजे लेता हूँ, लेकिन हाँ, उसके साथ सोच की गहराई ज़्यादा है, गहराई बढ़ती गई, जिम्मेदारी बढ़ती गई, कब हुआ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, मैं अभी भी आनंद लेता हूँ और मुझे लोगों से मिलना और बात करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। रजनीश, आपसे एक चीज़ और सवाल है ये कि आपका जर्नी एज एन आर्टिस्ट किस साल किस तरह से शुरू हुआ, आपका फर्स्ट सोलो, क्योंकि सोलो को मैं जर्नी का मैं कहता हूँ कि फर्स्ट स्टेप मैं ये समझता हूँ। तो आपका फर्स्ट सोलो कब हुआ, उसका टाइटल क्या था, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, और किस तरह के काम उस तरफ आपने उस वक्त डिस्प्ले किए थे? जी, मेरा पहला सोलो 2017 दिसंबर में हुआ था। ओके। और उसका टाइटल था फ्रॉम द मिथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो छोटे छोटे जो मतलब साइंस में जो सारी चीज़ें होती है, बायोलॉजी में, तो उसके छोटे छोटे ड्राइंग्स थे इन सब, लेकिन वो मिथ था, वैसा नहीं था कि उसी के वही है, लेकिन उसकी तरह था, एक मिथ था वो। तो कहाँ पे? ललित कला अकेडमी में मैंने किया था जी, हाँ। और उसके बाद से मैंने इसे मेरा दूसरा सोलो शो है, पहला वो सोलो शो। तो उस वक्त भी एब्स्ट्रक्शन ही आपका पार्ट था, एब्स्ट्रक्शन ही था आपका? हाँ, उस समय भी एब्स्ट्रक्शन में मैं मतलब आ चुका था। मैं बार बार एब्स्ट्रक्शन बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, पता नहीं इसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ, मैं उस समय भी यही करता था। और लेकिन हाँ, तभी ऐसा काम नहीं था, तब मैं एक तरह से एक ढूंढ रहा था, और अभी भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं, तब बहुत सारी चीज़ें उतनी अच्छी तरह से क्लियर नहीं था। ओके। आप ड्राइंग्स भी करते हैं, आपको ड्राइंग्स में भी कुछ इंटरेस्ट है, आप ड्राइंग्स को भी लाते हैं अपने काम में, मतलब आप खुद भी ड्राइंग प्रैक्टिस करते हैं? वैसे मतलब ड्राइंग को अलग तरीके से, मैं आपके पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग अलग तरीके से भी आप प्रैक्टिस में लाते हैं? क्या आप करते हैं उसको? जी, मैं हर रोज़ ड्राइंग करता हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन मैं ड्राइंग नहीं करता हूँ। हर रोज़ मैं ड्राइंग करता हूँ, और ड्राइंग करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं। और मेरे काम में जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, उसका बहुत बड़ा कारण ड्राइंग भी है। ड्राइंग भी है? हाँ, मैंने हज़ारों ड्राइंग कर डाले हैं अभी, और करता रहता हूँ मैं ड्राइंग। तो ड्राइंग को आप इम्पोर्टेंट मानते हैं आपके? बहुत ही ज़्यादा। ओके। एक चीज़ और पूछूंगा आपसे कि आप इस वक्त जो एग्जीबिशन कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा सपोर्ट आपका रज़ा फाउंडेशन से भी हुआ है जी। तो कुछ इसके बारे में बताएंगे, आपके रज़ा फाउंडेशन के साथ आप किस तरह जुड़े, या रज़ा फाउंडेशन आपको जो सपोर्ट कर रहा है, इसके बारे में, इस बैकग्राउंड के बारे में? रज़ा फाउंडेशन ने जो अभी जो सपोर्ट किया, पहली बात तो है कि रज़ा साहब का 100वां शताब्दी मतलब मनाया जा रहा है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो पूरे देश में कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें हो रही हैं, किसी न किसी रूप में हो रही है। जैसे मध्य प्रदेश, लखनऊ, साउथ में कहीं, गुजरात, बड़ौदा, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये जो सीरीज एक शुरू हुआ है अभी, जिसमें मुझसे इसका ओपनिंग हुआ है इस शो का सोलो, इसमें 12 कलाकार हैं। अच्छा, आपके बाद 12 कलाकार और आएंगे? मतलब मेरे बाद 11 हैं। 11 कलाकार और आएंगे, मतलब मैं पहला अभी इसका ओपनिंग हुआ है। ओके। तो सभी का सपोर्ट रज़ा फाउंडेशन की तरफ से ही है। ओके। तो ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट है, हम मतलब बाकी सबके लिए भी होगा, और मेरे लिए तो है। ओके। मेरे लिए तो बहुत ही बड़ा सपोर्ट है कि मुझे काम दिखाने का मौका मिला, क्योंकि मैं काम कंटिन्यू कर रहा था, और उसमें मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिली, मुझसे बोला गया, तो मैंने तुरंत हाँ बोला कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ। मेरे काम को उन लोगों ने समझा कि हाँ, देना चाहिए इसको मौका, तो मिला मुझे, इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और इसके पहले भी मैं रज़ा फाउंडेशन के साथ बहुत सारा
जब उनका शो होता था, टॉक होता था या कुछ भी होता था, तो मैं हमेशा बहुत ही बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में रजा फाउंडेशन का। Okay. बहुत सारी चीज़ें समझने का, सीखने का, उसके साथ जब मैं जुड़ा धीरे धीरे करके, ओके। बहुत बहुत ही सहायता मिल रहा है मुझे। और इसको यहाँ पे मैं पढ़ रहा था कि मनीष पुष्कर जी ने आपके बारे में लिखा हुआ था, तो क्या मनीष पुष्कर जी ने इसको क्यूरेट किया है या? उन्होंने क्यूरेट नहीं किया है, हाँ, लेकिन उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया है कि इनका शो कराया जाए। जी जी जी। और 6 आर्टिस्ट ने मिलके ये पूरा शो क्यूरेट किया है, 12 लोगों का जो है। ओके। और इसमें मनीष पुष्कले ने मेरा नाम और किसी और का भी एक का दिया है, और वो मेरे एक तरह से गुरु भी हैं। ओके। वो क्या बोलते हैं, मेरा मतलब हमेशा उनसे डिस्कशन होता रहता है काम को लेके, अन्य सारी चीज़ों को लेके। ओके। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप उनका बहुत बड़ा योगदान जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। रजनीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा हमारी छोटी सी बातचीत। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।